डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि संस्कृत के हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा को पहला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकालय, फिर खाली जगह दी हुई है, फिर कह रहा है मित्राणि पठ्यन्ति, तो रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नलिखित में से किससे होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकालय, फिर खाली जगह दी गई हुई है, फिर कह रहा है मित्राणि पठ्यन्ति, तो रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। पहला कह रहा है त्रया, दूसरा कह रहा है तिस्रा, तीसरा कह रहा है त्रीणि, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या कह रहा है, त्रीणि कह रहा है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। पुस्तकालय त्रीणि मित्राणि पठ्यन्ति, अर्थात पुस्तक में 3 मित्र पढ़ते हैं। इनके कहने का मतलब क्या था कि पुस्तक में कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा पुस्तकालय में 3 मित्र पढ़ते हैं। कितने मित्र पढ़ते हैं, 3 मित्र पढ़ते हैं। यहाँ पर मित्राणि कैसा है, नपुंसक लिंगवाची होने के कारण ही त्रीणि का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यह भी नपुंसक लिंगवाची ही है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा त्रीणि। क्या हो जाएगा, त्रीणि हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है साधन वादनम से हमारा अभिप्राय है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साधारण वादनम से हमारा अभिप्राय है। तो साधारण वादनम से हमारा क्या अभिप्राय है, 9:45 बजे यानी 8:45, या फिर कह रहा है 9 बजे, या फिर कह रहा है 9:15, या फिर कहा जा रहा है 9:30। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। साधारण वादनम से अभिप्राय होता है 9:30 बजे। कितना होता है, 9:30 बजे, या इसी को हम लोग बोल देते हैं 9:30। ये इसका मतलब होता है। और जो 8:45 होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पादोन वादनम। क्या होता है, पादोन वादनम होता है। और जो 9 बजे होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 9 वादनम। क्या बोलते हैं, 9 वादनम बोलते हैं। और जो 9:15 होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सपाद 9 वादनम। क्या बोलते हैं, सपाद 9 वादनम बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सा संकल्पनम करोति। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सा संकल्पनम करोति इस कृतवाच्य के वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। किसका, सा संकल्पनम करोति इस कृतवाच्य के वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। यानी ये कृतवाच्य में है तो आप इसको किस में बनाना है, कर्मवाच्य में बनाना है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला कह रहा है तम संकल्पनम करोति, दूसरा कह रहा है तेन संकल्पनः क्रियते, अगला कह रहा है तब संकल्पनम क्रियते, अगला कह रहा है तस्मिन् संकल्पनः क्रियते। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेन संकल्पनः क्रियते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेन संकल्पनः क्रियते हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, कर्मवाच्य में इसका यही परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, सा संकल्पनम करोति, यहाँ पर सा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है तथा क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्या हुई है, प्रयुक्त हुई है। ये भी आपको याद रखना है। कृतवाच्य में कर्ता प्रथम विभक्ति में तथा क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष के अनुसार ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सा संकल्पनाम करोति इस कृतवाच्य के वाक्य का कर्मवाच्य में रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेन संकल्पनः करोति क्रियते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेन संकल्पनः क्रियते हो जाएगी। ये जो बी नंबर है यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्कृष्टः
क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्कृष्टा का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन होगा, यानी उसका उल्टा पूछा गया है। किसका, उत्कृष्टा का। पहला कह रहा है अपकृष्टा, दूसरा कह रहा है अवकृष्टा, तीसरा कह रहा है अनुकृष्टा, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपकृष्टा। क्या हो जाएगा, अपकृष्टा हो जाएगा। इसका उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होता है, अपकृष्टा होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, उपसर्ग पूछा गया है। पहला कह रहा है सम, दूसरा कह रहा है संस, तीसरा कह रहा है सु, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, किसका, संस्कृत का। पूछा गया है संस्कृत में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सम। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। संस्कृत का प्रकृति प्रत्यय सम प्लस क्रा प्लस कृत्ता से होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में समझते हैं। पहला है प्रा, फिर होता है परा, अप, सम, अनुभव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आड, और कौन सा होता है नी, अधि, अति, अपि, परि, अभि, प्रति, उप, उस, सु। ये सब क्या है, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। कितने होते हैं, टोटल 22 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी संस्कृत की मतलब लिख के आ जाएगी संख्या कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है कितनी होती है, 22 होती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन अपवाद है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन अपवाद है, तो ये आपको बताना है। इसमें अपवाद के बारे में पूछा गया। पहला कह रहा है परिश्रमा, दूसरा कह रहा है परिजना, तीसरा कह रहा है परिसरा, तीसरा कह रहा है पराभावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पराभावा। क्या हो जाएगा, पराभावा हो जाएगा। चलिए समझते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग प्रयोग की दृष्टि से इनमें से पराभावा क्या है, अपवाद है। परिश्रमा, परिजना तथा परिसरा, इन तीनों में कौन सी उपसर्ग है, पर उपसर्ग है। ये आपको याद रखना है। कौन सा उपसर्ग है, पर उपसर्ग है। जबकि पराभावा में कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग शब्दों के पूर्व में प्रयुक्त होते हैं, ना कि पश्चात में। जो उपसर्ग होते हैं वो कब प्रयोग होते हैं, पहले होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले होते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आहम चित्तयामि इस कृतवाच्य के वाक्य का भाववाच्य रूप होगा। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया, एक कृतवाच्य दिया गया है लेकिन पूछा क्या गया है, भाववाच्य पूछा गया है। पहला कह रहा है मया चिंतयते, दूसरा कह रहा है मयम चिंतयते, तीसरा कह रहा है मम चिंतयते, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो भाववाच्य है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें जो पहला है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मया चिंतयते हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। इस कृतवाच्य के वाक्य का भाववाच्य में रूप क्या हो जाएगा, मया चिंतयते होगा। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने पर कर्ता में तृतीया तथा क्रिया में प्रथम पुरुष का रूप क्या होता है, प्रकट होता है। भाववाच्य से कर्म का अभाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मया चिंतयते हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाववाच्य के वाक्यों के क्रिया सदैव किस रूप में रहती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाववाच्य के वाक्यों के क्रिया सदैव किस रूप में रहती है। पहला कह रहा है प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरा कह रहा है प्रथम पुरुष बहुवचन, तीसरा कह रहा है उत्तम पुरुष एक वचन, चौथा कह रहा है उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन। क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक, भाववाच्य के वाक्यों में क्रिया सदैव कैसी रहती है, प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। इसके कर्ता में तृतीया विभक्ति हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कर्म का अभाव होता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। इसमें आपसे नहीं पूछा गया है। पहला कह रहा है भू, दूसरा कह रहा है वसुंधरा, तीसरा कह रहा है वसुधा, चौथा कह रहा है आत्मजा। इसमें क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आत्मजा। क्या हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची आत्मजा नहीं है, जबकि भू, वसुंधरा तथा वसुधा पृथ्वी के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। आत्मजा पुत्री शब्द का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, पुत्री शब्द का होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, आत्मजा नहीं हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है काद, योमा, वाव, शाना इस वर्षा के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। पहला कह रहा है 20, दूसरा कह रहा है 25, तीसरा कह रहा है 27, चौथा कह रहा है 28। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 25। कितने होते हैं, 25 होते हैं। काद, योमा, वासना इस वर्षा के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 25 वर्ण आते हैं। का से लेकर माँ तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत कु, चू, टू, तू, पू वर्ण के 5 वर्ण आते हैं। ये आपको याद रखना है। का से लेकर जो माँ तक के वर्ण होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं। ठीक, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, इनकी संख्या 25 हो जाएगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। पहला कह रहा है तद्दिंत प्रत्यय, दूसरा कह रहा है कृत प्रत्यय, तीसरा कह रहा है डीप प्रत्यय, चौथा कह रहा है डीन प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। मुख्यतः प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत होता है, एक और एक कौन सा होता है, एक होता है तदिंत होता है। कृत प्रत्यय धातुओं से जुड़कर बनते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा पठ प्लस कत्ता, तो क्या हो जाएगा, पठीता हो जाएगा। अगला आता है तदिंत प्रत्यय, ये क्या होता है, शब्दों से जुड़कर बनते हैं। जैसे रम प्लस धड़, तो क्या हो जाएगा, रामा हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहाय में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बिहाय में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें आपसे प्रत्यय पूछा गया है। पहला कह रहा है कितने प्रत्यय, दूसरा कह रहा है तुमुन प्रत्यय, तीसरा कह रहा है व्यत प्रत्यय, चौथा कह रहा है लुप प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बिहाय में हमारा लुप प्रत्यय प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, लुप प्रत्यय प्रयोग हुआ है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। बिहाय में लुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कथ प्लस तुमुन में निष्पन्न शब्द होगा। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें निष्पन्न शब्द पूछा गया है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कथि तुम, दूसरा कह रहा है कथि तुम, तीसरा कह रहा है कथ तुम, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कथि तुम। क्या हो जाएगा, कथि तुम हो जाएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। कथ प्लस तुमुन से निष्पन्न शब्द कथि तुम होगा। ठीक, एक सूत्र होता है इसका, ये आपको याद रखना है। तुमुन वड़ियो क्रियामह, क्रिया थाम, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया के उपपद में रहते भविष्यत अर्थ में धातु से तुमुन और ऋण प्रत्यय पर होते हैं। जैसे क्या हो जाए, जैसे हो जाए दृश तुमुन, तो क्या हो जाएगा, दृष्टुम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथि तुम हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्त्री प्रत्यय का अपवाद है। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया, अपवाद पूछा गया। पहला कह रहा है टाप, दूसरा कह रहा है डीप, तीसरा कह रहा है ती, और जो चौथा वो कह रहा है यण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यंड हो जाएगा। ठीक है, यंड स्त्री प्रत्यय का क्या है, अपवाद है। मुख्यतः स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं। कौन कौन से, टाप, डाप, चाप, डीप, डीस, डीन, उड़, ती, ये आपको याद रखना है। ठीक, जैसे अजा, अजा को क्या हो जाएगा, अज प्लस टाप हो जाएगा।
तो ये भी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वयस्य प्रथमे इस सूत्र में स्त्रीत्व विवक्षा में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। पहला कह रहा है डीप, दूसरा कह रहा है डीस, तीसरा कह रहा है टाप, चौथा कह रहा है डाप। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वयस्य प्रथमे इस सूत्र से स्त्रीत्व के विवक्षा में डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा पहला। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनिश्चय में कौन सा समास है। इसमें आपसे समास पूछा गया है। क्या कहा गया अनिश्चय में कौन सा समास होगा। पहला कह रहा है द्विगु समास, दूसरा कह रहा है द्वंद्व समास, तीसरा कह रहा है तत्पुरुष समास, चौथा कह रहा है अव्ययीभाव समास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अहिर्निशम में द्वंद्व समास है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है चार्थे द्वंद्वा। चा और अर्थ में विद्यमान अनेक सुबंतों का विकल्प से समास होता है और उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। चा के 4 अर्थ होते हैं, कौन कौन से, समुच्चय, अवाच्य, इतरेत्रयोग, समाहार। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेतांबर में कौन सा समास है। इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, समास के बारे में पूछा गया है। पहला कह रहा है अव्ययीभाव, दूसरा कह रहा है तत्पुरुष, तीसरा कह रहा है कर्मधारय, चौथा कह रहा है बहुब्रीहि। किसमें पूछा गया है, श्वेतांबर में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है, बहुब्रीहि समास। श्वेतांबर में बहुब्रीहि समास है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बहुब्रीहि में प्रायः अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। इस समास में सर्वत्र समास होने पर कृत द्वित समासचर के प्रतिपादिक संज्ञा होगी और सुपो धातु से समस्त पदों के बाद विभक्ति का लोप हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो श्वेतांबरा में कौन सा समास होगा, इसमें होगा बहुब्रीहि समास। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण श्रिता का समासिक विग्रह क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे समासिक विग्रह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है कृष्णाश्रिता, दूसरा कह रहा है कृष्णाश्रिता, तीसरा कह रहा है कृष्णाश्रिता, चौथा कह रहा है कृष्णश्रिता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृष्णामश्रिता हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है। इसमें आपसे नहीं पूछा गया। पहला कह रहा है प्रातः, दूसरा कह रहा है सैन्य, तीसरे कह रहा है श्वा, चौथा कह रहा है अथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अथ। अथ क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। जबकि प्रातः, सैन्य और शवा ये तीनों क्या है, क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र से किस विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला कह रहा है द्वितीय, दूसरा कह रहा है तृतीया, तीसरा कह रहा है चतुर्थ, चौथा कह रहा है पंचमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तृतीया। क्या हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा। इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस चिन्ह या लक्षण के द्वारा किसी विशेष अवस्था का बोध कराया जाए उस चिन्ह में क्या होता है, तृतीया चिन्ह होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे जटा भी तपा, जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है, इसलिए यहाँ जटा चिन्ह में क्या है, तृतीया विभक्ति हुई है। तो इत्थम्भूत लक्षणे में कौन सी विभक्ति होगी, तीसरी होगी। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूधातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला कह रहा है तृतीया, दूसरा कह रहा है चतुर्थ, तीसरा कह रहा है पंचमी, चौथा कह रहा है षष्ठी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंचमी। क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा। भूधातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है भुवा प्रभवा। भूधातु उत्पन्न होना या फिर उत्पन्न होना के उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। भू का अर्थ क्या होता है, प्रकट होना से होता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रभव का अर्थ उत्पत्ति स्थान, उद्गम स्थान। यथा हिमवते मुंडा
प्रभुवती, यहाँ उद्गम स्थान हिमवत में पंचमी विभक्ति प्रयोग हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप लोग वीडियो अगर क्लियर ना दिखे तो क्वालिटी को बढ़ा लिया करिए, और अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने फ़ोन से वॉल्यूम को भी बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो इसकी जो क्लास की PDF है आप लोगों को वहीं पे टेलीग्राम में ही मिलेगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।